लेकिन निश्चित रूप से ये माना भी जा रहा है कि 3 सीट तो कम से कम भाजपा बदलेगी, 3 प्रत्याशी। और ये चर्चा बीजेपी के अंदर तो पहले तो 5 सीटों की भी चल रही है। और जहाँ तक बीजेपी को नए चेहरे लाने में इसलिए भय भी नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट का जो भी इलेक्शन हुआ है वो मोदी के चेहरे पर होना है, वहाँ वोट मोदी के नाम से पड़ रहा है। अगर गोपनीय तैयारी है तो कम से कम वो गोपनीय संदेश जनता तक कहाँ पहुँच रहा है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जिससे लग रहा है कि कांग्रेस सरेंडर सी करती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 का काउंटडाउन चल रहा है। अब की बार कैसा है चुनावी माहौल, इसी को लेकर हम न्यूज तक पर लेकर आए हैं एक स्पेशल सीरीज देश किसका। सीरीज के 9वें एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड का सर्वे और एक्सपर्ट ओपिनियन। राज्य की सियासत पर अच्छी पकड़ रखने वाले एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार क्या बता रहे हैं। इस बार उत्तराखंड की सियासत में किसके पक्ष में माहौल बन रहा है। और बिल्कुल सही कहा आपने, विधानसभा चुनावों को भी जैसे लोकसभा चुनावों का एक ट्रायल माना जा रहा था, और विधानसभा चुनावों के जो परिणाम सामने आए उससे निश्चित रूप से बीजेपी के भीतर बहुत उत्साह भी है और कांग्रेस की निराशा भी छाप देखी जा रही है। और जहाँ तक बात चुनावी तैयारियों की है बीजेपी का, हम देख रहे हैं बीजेपी का प्लस संगठन के स्तर से बीजेपी की तैयारियाँ पिछले चुनावों में भी बहुत बेहतरीन रही हैं और इस बार भी वैसी लग रहा है। यद्यपि कांग्रेस बार बार इस बात को कहती है कि भाई हमारी तैयारियां अंदर खाने चलती रहती हैं, और कांग्रेस में की तैयारियों को लेकर के जैसे पिछले और अब की तैयारियों को लेकर हम बात करें तो बहुत कोई अंतर भी नहीं है, उनकी तैयारियां ऐसी सुस्त चाल से चलती रहती हैं। लेकिन इस बार का थोड़ा माहौल, एक तो राम मंदिर का जो भक्तिमय माहौल देश के भीतर है, निश्चित रूप से इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा जहाँ तक हमें लग रहा है, और इसको कांग्रेस भी मान के चल रही है। और इसलिए लेकिन जहाँ तक अभी स्थिति चुनाव में आमने सामने की आएगी, तो जब तक प्रत्याशी घोषित नहीं होते हैं बहुत कुछ कहना मतलब अभी संभव नहीं होगा। प्रत्याशी एक बार जब तो दोनों पार्टियों के प्रत्याशी, क्योंकि भाजपा के भीतर भी इस तरह की चर्चाएं हैं कि कई सारे टिकट बदलेंगे, अगर बदल रहे हैं तो कितने बदल रहे हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें तय करेंगे कि आगे चुनाव किस मोड़ पर जाएगा। लेकिन फिलहाल की तैयारियों को देख करके बीजेपी का बड़ा भारी दिख रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो उत्तराखंड में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। बीजेपी का वोट शेयर 61.01% रहा था, जबकि कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। कांग्रेस का वोट शेयर 31.40% रहा था। देखिए, बिल्कुल अब देखें पैटर्न जो है उत्तराखंड में, जब भी लोकसभा चुनाव हुए हैं तो यहाँ राष्ट्रीय मुद्दों पे जो है वोटिंग हुई है। उत्तराखंड का जो मतदाता है वो राष्ट्रीय उसमें जो है लोकसभा में जो है राष्ट्रीय मुद्दों पर ही वोट देता है। तो अभी जिस प्रकार से राम मंदिर का भी है, और साथ में जो है बीजेपी धारा 370 को जरूर जो है उत्तराखंड में जो है इसमें भुनाएगी, क्योंकि यहाँ जो सैन्य बाहुल क्षेत्र है तो लोग कहीं ना कहीं जो है सैनिक बाहुल क्षेत्र होने के कारण जो है 370 और जो इस राम मंदिर जो मुद्दा है उस पर वोटिंग का जो है काफ़ी आसार दिखाई दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप देखिए पिछले भी लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से बीजेपी ने यहाँ बहुत अच्छा अपना जो है परफॉर्म किया था, इस समय कांग्रेस के भीतर जो है एक अंदरूनी खींचतान है। कांग्रेस के लिए केवल जो हरिद्वार लोकसभा सीट है उस पर जो है कुछ आसार दिखाई देते थे, लेकिन जो खींचतान है उसके कारण वहाँ भी उनको जो है काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मिलाकर देखा जाए तो उत्तराखंड में जो 5 लोकसभा सीटें हैं इसमें भाजपा अभी तक जो है मजबूत दिखाई दे रही है। हरिद्वार में तो सुनने में आ रहा है कि सपा भी एक सीट मांग रही है कांग्रेस से, कह रही है कि आप गठबंधन कर रहे हैं तो जो इंडिया गठबंधन है उसके तहत हरिद्वार में हमें 1 सीट दे दीजिए, 4 पे आप लड़िए। बिल्कुल ऐसा कि हरिद्वार का अगर देखा जाए तो हरिद्वार में जब भी कांग्रेस ने और बहुजन समाज पार्टी ने जो है अपना गठबंधन किया है या उन्होंने एक दूसरे से अंदरूनी गठबंधन किया है, तो वहाँ कांग्रेस या फायदे में रही है या बहुजन समाज पार्टी फायदे में रही है। अब की बार समाजवादी पार्टी अगर करती है तो समाजवादी पार्टी का आना जो है ये एक नया जो है परिणाम अगर दे सकता है। लेकिन अब ये देखना है कि समाजवादी और बहुजन समाजवादी के जो वोटर हैं वो एक दूसरे को वोट करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जहाँ समाजवादी का वोट जाता है वहाँ बहुजन समाज का वोट नहीं जा रहा है, जहाँ बहुजन का जाता है वहाँ समाजवादी का नहीं जा रहा है। अगर कांग्रेस और समाजवादी लड़ते हैं तो हो सकता है कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो जो है भाजपा के खेमे में जा सकता है और उससे जो है भाजपा को ही फायदा होगा। इससे पहले हुए 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। तब भी कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। बीजेपी का वोट शेयर 34.1% और कांग्रेस का वोट शेयर 21% रहा था। देखिए, जिस तरीके का उत्तराखंड का जो चुनावी पैटर्न रहा है
क्योंकि उत्तराखंड सैन्य बाहुल प्रदेश है और यहाँ की जनता ने हमेशा राष्ट्रीय दलों पर ज़्यादा भरोसा किया है। क्योंकि अगर आप उत्तराखंड बनने के बाद की स्थिति देखें तो 4 लोकसभा चुनाव उत्तराखंड में देखे हैं और चारों लोकसभा चुनाव में से एक को छोड़ करके बाकी 3 में बीजेपी का प्रतिशत ज़्यादा रहा है। 2014 में भी बीजेपी 5 सीटें ले गई थी, 2019 में भी 5 ले गई थी। उससे पहले जब 2009 का इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस के हिस्से में 5 सीटें आई थी, लेकिन उससे पहले भी बीजेपी का प्रतिशत ज़्यादा था। अब वहीं विधानसभा को भी अगर देखते हैं तो विधानसभाओं में भी जो मत प्रतिशत है वो बीजेपी का बढ़ा है, कांग्रेस का उतना नहीं बढ़ा है। और जहाँ तक उत्तराखंड के मुद्दों की बात है, राज्य के मुद्दों को उठाना विपक्ष की एक बड़ी भूमिका होती है और इन्हीं मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में जाता है और जनता का भरोसा अर्जित करता है। लेकिन उत्तराखंड में जो विपक्ष की स्थिति है वो जनता के साथ उतना कनेक्ट नहीं हो पा रही है। जन मुद्दों पर कांग्रेस बहुत ज़्यादा मुखर भी नहीं हो रही है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब 2013-14 का जब लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था तो नरेंद्र मोदी को लोकसभा के लिए नेता बनाया गया था। तो गुजरात इलेक्शन 2012 गुजरात इलेक्शन के बाद से नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के लिए ताल ठोकी थी और पूरे 14-15 महीने उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया, सैकड़ों रैलियां की, सैकड़ों कार्यक्रम किए और उस पूरी ऊर्जा को उन्होंने एकत्र किया और चुनाव में, क्योंकि 10 साल यूपीए रहे। लेकिन अगर हम उसके सापेक्ष देखते हैं तो एनडीए को भी आज 10 साल पूरे होने को हैं, लेकिन यूपीए से आईएनडीए हो गया। लेकिन वो जो ऊर्जा होनी चाहिए थी चुनाव को लेकर के, उन मुद्दों को लेकर के जो फाइटिंग इंस्टिंक्ट दिखना चाहिए था कांग्रेस के भीतर, वो नहीं दिखाई दे रहा है। और उत्तराखंड में तो ऐसा लग रहा है, जैसे अभी हमारे पूर्व साथियों ने बताया, कि कांग्रेस अपने हथियार डाल चुकी है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने सैनिकों को, जो अपने आपके कार्यकर्ता हैं, उनको तो आपको बताना होगा ना, उनको संदेश तो देना होगा कि भाई हम चुनाव में आ गए हैं, हमें ये तैयारियां करनी है, किनसे मिलना है, किन मुद्दों को उठाना है। तो ऐसा अगर गोपनीय तैयारी है तो कम से कम वो गोपनीय संदेश जनता तक कहाँ पहुँच रहा है। ठीक, तो ये तमाम सारी चीजें हैं जिससे लग रहा है कि कांग्रेस सरेंडर सी करती हुई नजर आ रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 47 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। बीजेपी का वोट शेयर 44.33% रहा था, जबकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ 19 सीटें जीत पाई थी। कांग्रेस का वोट शेयर 37.91% रहा था। देखिए, अगर हम उत्तराखंड का पैटर्न देखें, वोटिंग पैटर्न देखें, पहले तो एक मैं करेक्शन करना चाहूँगा, जो वोटिंग परसेंटेज है कांग्रेस का ज़्यादा बड़ा या बीजेपी का ज़्यादा बड़ा, ये बड़ा मिथिकल सा है। कई जगह कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी में जिसके नंबर ज़्यादा हो वो नहीं, जो सीट जीते, चाहे वो 1 अंतर से जीते, चाहे 20 वोट से जीते, ही इज द विनर। नाउ कमिंग बैक टू उत्तराखंड ने हमेशा बीजेपी टिल्ट रहा है, मतलब शुरू से ही रहा है। मैं आपकी इस बात में एक चीज ऐड करना चाहूंगा। अभी राजस्थान में एक सीट पे इलेक्शन हुआ जिसमें मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, जमानत जब्त हो गई। तो ये एक क्या रिवर्सल कुछ था कि हाँ भाई कांग्रेस मजबूती में थी, बहुत सारी सीटें बीजेपी जीत गई, लेकिन अब इस इलेक्शन में किस तरह हार हुई है। देखिए, राजस्थान का जो वन ऑफ इलेक्शन है उसको मैं वन ऑफ इंस्टेंट एब्स्ट्रैक्शन ही मानता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि वो बड़ा लार्जर पैटर्न बता रहा है हमारे हिंदी प्रदेश या नॉर्थ काउबेल्ट एरिया में। दैट इज जस्ट एन एब्रेशन, जिसकी वजह से वो सारा मतलब हुआ है वहाँ पे, जो राजस्थान में जो भी पैटर्न हुआ है। लेकिन उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में जिस तरह का माहौल है अभी, जिस तरह से लोगों का मोदी के प्रति प्रेम है, या जितना वो उसको उनकी लीडरशिप पर विश्वास रखते हैं, और जिस तरह से राम मंदिर का पूरा मूवमेंट हमारे यहाँ ओरिजिनली चला था, अब तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पहाड़ में, मैं खुद पहाड़ गाँव, हम बागेश्वर के हैं, मुझे पता कि लोगों का फीलिंग क्या है, लोग किस तरह से इस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं। लोग ये नहीं देख रहे हैं कि ये प्राण प्रतिष्ठा कोई चुनाव का मुद्दा ना, लोग कह रहे हैं कि इट्स अ डिलीवरी, ये मोदी की गारंटी थी जो उन्होंने दे दी। अब इतना बड़ा आपने ऑरा बना दिया है कि अब जो हमारे लोकल इश्यूज हैं, चाहे वो हमारे डिजास्टर के हों, चाहे वो सिलक्यारा हो, वो सब एकदम डिमिनिश होते रहे, गौड़ होते जा रहे हैं, और इसका फायदा बीजेपी को होगा। कांग्रेस का, मेरे सभी साथियों ने जैसे हिंट आउट करा है, कांग्रेस के 5 सीट में हारने वाले कैंडिडेट बहुत हैं, जीतने वाला उनके पास एक भी नहीं है। हरिद्वार की जैसे बात चली, हरिद्वार में आपको पता ही है कांग्रेस में कितना अंदर ही खिंचातान चल रही है। टेहरी ले लीजिए, पौड़ी ले लीजिए, अल्मोड़ा ले लीजिए, नैनीताल ले लीजिए, और हरिद्वार भी, आपको कोई क्लियर विनर कांग्रेस का फेस आपको दिखाई नहीं देगा। और ये सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम है कांग्रेस के अंदर, वो यही हो गया है। बीजेपी वेरस उनका जो, चाहे वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे बूथ लेवल वर्किंग है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है।
और अभी जो चुनाव हुए 3 जगह, उससे जो कार्यकर्ताओं में जोश आया है और उसका जो इफेक्ट होगा पूरी प्रिपरेशन में, पूरे 24 के इलेक्शन में अनइमेजिनेबल होगा उत्तराखंड में। और कांग्रेस का आई डोंट सी दे हैव एनी मैच और एनी अपरेटस जो उसको मीट आउट कर पाए उस चैलेंज को। उत्तराखंड में पांचों की पांचों सीट मुझे लगता है कांग्रेस हार भी जाएगी, जिस तरह से अभी समीकरण चल रहे हैं। इससे पहले 2017 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो तब भी बीजेपी ने 57 सीटों पर बम्पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 11 सीटें मिली थी। बीजेपी का वोट शेयर 46.5% रहा था, जबकि कांग्रेस के वोट शेयर की बात करें तो ये 33.5% था। लेकिन जब बात 2024 के लोकसभा चुनाव की हो तो आगे सुनिए क्या कहते हैं उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार। देखिए, उत्तराखंड में दो ही राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस हमेशा से एक दूसरे के सामने रहे हैं। राज्य बनने के बाद से यहाँ की जो राजनीतिक जो पृष्ठभूमि रही है, जिसमें क्योंकि ये राज्य सैन्य बाहुल प्रदेश है और सैन्य बाहुल प्रदेश होने के कारण यहाँ की जो सोच है वो उसमें कहीं ना कहीं एक राष्ट्र को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के एक गंभीरता है। एक बड़ा कारण ये भी है कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण अटल जी के दौरान जब एनडीए में प्रधानमंत्री थे तब हुआ, और विगत 2 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भाजपा को यहाँ पर बढ़त मिली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो काम उत्तराखंड में रहे हैं, जिनमें ऑल वेदर रोड एक बड़ा इशू रहा, जनता से कनेक्ट हुआ, आपके नमामि गंगे एक बड़ा इशू रहा, जनता से कनेक्ट हुआ, केदारनाथ पुनर्निर्माण जो सबसे बड़ी आपदा थी विश्व की, उसमें जो नरेंद्र मोदी की भूमिका थी उस लोग उनसे कनेक्ट हुए। बद्रीनाथ पुनर्निर्माण जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको लेकर के लोग उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। अगर हम कुमाऊं के क्षेत्र की तरफ जाते हैं, कुमाऊं मंडल की तरफ, तो वहाँ मानसखंड कॉरिडोर को लेकर के जो बात निकल करके आई है वो एक बड़ा विषय है, जनता सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ रही है। कैलाश मानसरोवर को लेकर के जनता सीधे मोदी से जुड़, यूसीसी भी आ रहा है। देखिए, ये बात आपने बीच में जो पूछी है, मैंने देखा है कि बीजेपी माहौल को देख करके मुद्दों को परोसती है। अगर उसको लगेगा कि अभी हमें इन सारे मुद्दों को लाने की जरूरत है तो वो लेकर के आएगी। अगर उसको नहीं लगेगा, उसको लगेगा कि एक ही मुद्दे से काम चल सकता है और हम जीत सकते हैं, तो फिर वो उन मुद्दों को अगले उसके लिए समेट के रखेगी। ठीक है, क्योंकि अगर आपने गौर किया हो कि क्या 370 ये 2014 से 2019 के बीच में नहीं हटा सकते थे, है ना, लेकिन उन्होंने उसको 2019 के बाद के लिए सब रखा। ठीक है, तो ये मुद्दों को, चीज़ों को उसी तरीके से प्रस्तुत करते हैं जहां उनकी जैसी ज़रूरत होगी। अभी पूरा देश राममय हो रखा है, राम भारत के जनमन का विषय है। ठीक, कांग्रेस ने एक बड़ी जो गलती के रूप में दिखाई दे रही है, और ये बात जो जनता के बीच से भी निकल करके आ रही है कि राम को लेकर के एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम राम मंदिर के उसमें नहीं जाएंगे, निमंत्रण मिलने के बाद भी आप वहाँ नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ आप तमाम मीडिया संस्थानों में आपके नेता कह रहे हैं, आपके प्रवक्ता कह रहे हैं कि राम मंदिर का शिलान्यास तो कांग्रेस ने करवाया था, राम मंदिर को ताला तो कांग्रेस ने खुलवाया था। तो ये दोहरे मापदंड क्यों है? आप जनता को कन्फ्यूज क्यों कर रहे हो भाई? मोदी ने ऐसी कोई बात नहीं कही, भाजपा ने ऐसी कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा हमेशा से विषय रहा राम मंदिर को लेकर के, आज राम मंदिर बन रहा है और उसकी वो सारी चीज़ें निकल करके आ रही हैं। भाजपा राम को लेकर के जनता से कनेक्ट कर रही है। आज अयोध्या से आई हुई अक्षत लेकर के, उत्तराखंड देवभूमि है तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल, उसका तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ही, क्योंकि वो जिस तरीके से अयोध्या से आई हुई अक्षत को लेकर के भाजपा कार्यकर्ता द्वार द्वार पर जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, ये क्या है? ये 1 to 1 कनेक्ट हो रहा है भाजपा का। और अगर कहीं कोई खामी दिखाई देती है या कहीं कोई नाराज़गी दिखाई देती है तो फिर पार्टी उसको अपने स्तर से दूर करने का प्रयास करेगी। तो ये जो संवाद है, कांग्रेस की तरफ अगर हम देखते हैं तो उत्तराखंड में अगर कांग्रेस को जो नुकसान होगा वो उसको अपनी गलतियों की वजह से होगा। ठीक है, अब आखिरी टेक लेते हैं छोटा छोटा, एनडीए वर्सेस इंडिया ब्लॉक और उत्तराखंड की और बाकी प्रदेशों से अगर कंपेयर करें तो कौन जीत रहा है, कितना प्रभाव पड़ रहा है? उत्तराखंड की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो वर्चस्व है, जो प्रभाव है, काफ़ी बड़ा है, उससे कितना फ़ायदा? देखिए, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, मोदी का जो इफेक्ट है वो तो है ही, क्योंकि आपने देखा होगा राजस्थान और बाकी मध्य प्रदेश चुनाव में जो एक फ्रेज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करा गया बीजेपी से, वह मोदी की गारंटी है। और ये जो चीज़ है ये अभी उत्तराखंड में बहुत बड़े पैमाने पे इसको प्रोपगेट करा जाएगा। ये मोदी जी की गारंटी थी कि मैं आपको 4 धाम रोड दूंगा, मैं आपको रेल दूंगा,
और मैं अभी आपको पूरा पुनर्निर्माण करूंगा बद्रीनाथ केदारनाथ का, इस गारंटी में वो खरे उतरे हैं। इस गारंटी का जवाब या इन कामों का जवाब कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। आप वाले एस्पेक्ट में छोड़िए कौन किसको चुनाव लड़ाएंगे, कौन जीतेगा, चेहरे बदले जाएंगे, चेहरे नहीं बदले जाएंगे, लेकिन ये जो 4-5 चीज़ें जो उत्तराखंड के संदर्भ में है, ये इतनी फेवर करती है बीजेपी को कि कांग्रेस कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रही है। इनके आसपास इसके क्रिटिसाइज करने कोई स्ट्रैटेजी। लेकिन जो आपने काम गिनाए, जो डेवलपमेंट जो तेजी से बढ़ा है उत्तराखंड में, वो भी एक विरोध का विषय बना है और जियोलॉजिस्ट में भी उस पर सवाल उठाया कि बहुत तेजी से आप विकास कर रहे हैं, इतना तेजी की ज़रूरत नहीं है। वो सब क्या मुद्दे खत्म हो जाते हैं जब चुनाव आते हैं? देखिए, मेरा मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हर डेवलपमेंट की एक कीमत चुकानी पड़ती है। वो सामाजिक होती है, पॉलिटिकल होती है और एनवायरमेंटल भी होती है। मेरा मानना है कि अगर ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल जाएगी, उसके एनवायरमेंटल कुछ एस्पेक्ट्स होंगे, लेकिन डेवलपमेंट के लिहाज से वो बहुत बड़ा एक क्रांति वाला काम है। आप लोग या हम लोग कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग अगर हम कार से भी जाएं कितना टाइम लगता है, लेकिन अगर ये रेल चलती है और सभी लोगों को फ़ायदा होगा, डिफेंस को फ़ायदा होगा, टूरिज़्म को बूस्ट मिलेगा। जो हमारा अभी ये 4 धाम का रोड है, इसमें भी इन्वायरमेंटल के फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन जब ये रोड बन जाएगा तो कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ, और ये सब किसको प्रमोट करेगा? टूरिज्म को प्रमोट करेगा एज ए स्टेट। तो यूसीसी को कैसे देखते हैं? यूसीसी को जहाँ तक मेरा मानना है, जैसे मैंने पहले बोला है, ये जो उत्तराखंड है वो बीजेपी की एक बड़ी पुरानी पॉलिटिकल लेबॉर्ट्री है। यूसीसी का उत्तराखंड में ही निकलना या उत्तराखंड में इसके बारे में बात करना एक बहुत फाइन डॉफटेल स्ट्रैटेजी के तहत हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड छोटा स्टेट है, इसके इफेक्ट देखे जाएंगे और मुझे लगता है यूसीसी यहाँ पे लागू भी हो जाएगा। गोवा में हुआ है, वो बड़ा छोटा पॉइंट है, मतलब छोटा, नो मैच टू उत्तराखंड, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह से बिल्डअप करा जा रहा है, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि यूसीसी यहाँ पे लागू हो। और उसका भी कुलदीप जी, आप बताइए, एनडीए इंडिया ब्लॉक कौन जीत रहा है, किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, उत्तराखंड के जो राजनीतिक समीकरण है उसमें विगत 20 वर्षों में भाजपा ने अपनी बढ़त बनाई है। कांग्रेस के लिए हरिद्वार और उधम सिंह नगर को हम छोड़ दें तो ये 2 जिले ऐसे हैं जिसमें नैनीताल सीट है, ये 2 जिले सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं थी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहेगी, क्योंकि हरिद्वार में पिछली 3 बार से वहाँ पे बीजेपी रही है, 2 बार से बीजेपी रही है, उससे पहले वहाँ पे कांग्रेस थी, उससे पहले सपा रही है। यही हाल नैनीताल सीट का भी रहा है। लेकिन क्योंकि पहाड़ उत्तराखंड एक सैन्य भूमि का प्रदेश है और देवभूमि भी है यहाँ पे, और जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर के एक माहौल देश में तैयार हुआ है, तो ये बड़ा जनमत जो है वो भाजपा के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक आईएनडीए की आपने बात करी, क्योंकि आईएनडीए उत्तराखंड में उतना प्रभावी नहीं है, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा राजनीतिक संगठन नहीं है, राजनीतिक दल नहीं है, और आम आदमी पार्टी का थोड़ा बहुत उसमें यहाँ पर जो प्रभाव है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है कि वो चुनाव को प्रभावित कर सके, क्योंकि विधानसभा में उसकी बहुत बड़ी भूमिका नहीं रही, मात्र 2 या 3% का उसका वोट प्रतिशत रहा है। तो ऐसे में ये एक तरफा जो है भाजपा के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस अपनी तैयारियों को लेकर के जनता के साथ जो संवाद उसका होना चाहिए था जन मुद्दों को लेकर के, उसमें कहीं ना कहीं फेल दिखाई दे रही है। ठीक है राणा जी, कुलदीप जी ने कहा, योगेश जी ने कहा कि भाजपा का प्रभाव बढ़ रहा है, कांग्रेस कहीं ना कहीं तैयार नहीं दिख रही है, कंफ्यूज हो रही है, मुद्दे सामने बहुत सारे हैं, देश राम में ही हो रखा है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, थोड़े महीनों के बाद लोकसभा चुनाव सर पर है, इसको लेकर पूरी तरीके से भाजपा आश्वस्त दिख रही है कि इस मुद्दे से तो जीत पक्की है, और यूसीसी भी आने वाला है उत्तराखंड में, कैसे देखते हैं? बिल्कुल भाजपा आश्वस्त है कि जो इस प्रकार से राम मंदिर का मुद्दा है, और राम मंदिर के मुद्दे के साथ साथ वो उत्तराखंड में जो है 370 को भी बनाएगी, क्योंकि जो सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ लोगों का जब भी लोकसभा चुनाव होता है वो राज्य स्तरीय मुद्दे गौण हो जाते हैं उसमें केवल जो उनको राष्ट्रीय मुद्दे में भी सुरक्षा से मुद्दे जो है उसमें जो है यहाँ वोटिंग होती है। और सभी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो उत्तराखंड से जो है धार्मिक से लेके विकास से जो लगाव रहा है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा। आज भी अगर आप किसी गांव में जाइए तो लोग स्पष्ट कहते हैं कि नहीं हम उम्मीदवार को नहीं, हम बीजेपी को नहीं, हम तो मोदी जी को वोट दे रहे हैं।
तो इसका जो काफ़ी बड़ा जो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन साथ ही ये है कि भाजपा जो है उत्तराखंड या हिमाचल हो, जो भी पहाड़ी प्रदेश हैं, वहाँ विशेष जोर लगा रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब 2000 में जो है उत्तराखंड बना था, केंद्र में जो है भाजपा की सरकार थी, लेकिन 2002 के चुनाव में जो है कांग्रेस भाजपा को हार गई और कांग्रेस आ गई। तो इसलिए भाजपा का एक विशेष जोर रहेगा। और साथ ही जिस प्रकार से दक्षिण भारत में कांग्रेस जो है तेलंगाना में आई है और कर्नाटक में आई है, या और जगह जो क्षेत्रीय दल आए हैं वो आए हैं, तो इसको लेकर भाजपा बड़ी सचेत है कि उत्तराखंड की हर एक सीट पे जो है वो बिल्कुल जो है प्रमुखता से जो है ध्यान दे रही है। उनकी जो रणनीति है बड़ी सटीक रणनीति है। आप देखिए, पहले शिवसेना थी, अगर आप जाएंगे तो भैरव सेना, काली सेना, इस प्रकार से उन्होंने सेनाओं में जो है बूथ लेवल पे जो है बना दिए हैं, जिससे कि कोई भी वोट जो है उससे ना खिसक सके। ये उनकी एक बहुत सटीक रणनीति है। और संभवतः अगर हरिद्वार को छोड़ के अगर हरिद्वार में जो अगर कांग्रेस गठबंधन करती है सपा से, तो स्वाभाविक है उसका जो परिणाम है वो चारों विधानसभा सीट में जो है कांग्रेस को जो भुगतना पड़ेगा और भाजपा की जो है 5 सीटों पर भी जो है जीत जो है सुनिश्चित होगी। बिजी, आप कैसे देखते हैं? एक टेक ले रहे हैं एनडीए और इंडिया ब्लॉक जो है, कौन भारी रहेगा 2024 में? भाजपा तो आश्वस्त दिख रही है, राम मंदिर है, उत्तराखंड में यूसीसी है, और जैसा कि अभी हमारे बाकी 3 वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया कि कांग्रेस भी अपने मुद्दों को लेकर कंफ्यूज हो रही है। भाजपा का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत दिख रहा है, आपका क्या टेक? हम पिछले 3 महीने के घटनाक्रम पर नजर डालें तो उत्तराखंड में भाजपा की सक्रियता बहुत तेजी से बढ़ी है। प्रधानमंत्री के 2 बड़े दौरे, आदि कैलाश से लेकर के जागेश्वर पिथौरागढ़ का जो दौरा था वो बहुत बड़ा दौरा था। उसके अलावा यहाँ इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री ने भी, गृह मंत्री ने भी पर्याप्त समय दे करके उसको बड़े इवेंट, एक तरह से उसको इलेक्शन इवेंट ही के रूप में मतलब इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। उसके साथ साथ मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि इस बीच जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ईजा कहीं करके एक प्रोग्राम हल्द्वानी में किया। अभी आपके पिथौरागढ़ उसमें देख रहा हूँ, उत्तरकाशी में भी भय करके एक प्रोग्राम किया। जिस उत्तरकाशी में सिलगारा को लेकर के ये लग रहा था कि माहौल बीजेपी के खिलाफ जाएगा, वहाँ जिस तरह से भीड़ उमड़ है पुष्कर सिंह धामी के रोड शो में, ये तमाम चीज़ें ये संकेत साफ दे रही हैं कि मतलब इस समय वर्तमान स्थिति में बीजेपी का पलड़ा भारी है, कम से कम लोकसभा चुनाव में। दूसरी बात, कांग्रेस के पास इश्यूज बहुत हैं, लेकिन कांग्रेस उन इश्यूज से जनता को कनेक्ट नहीं कर पा रही है। या इशू में सीधे सीधे अब जैसे भू कानून या मतलब मूल निवास के मुद्दे पर भी कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप में उलझी हुई है कि इस मुद्दे को कैसे हाईलाइट करें, कैसे उठाएं इसको, इसमें इन्वॉल्व हों या ना हो। कांग्रेस इसी बीते दिनों की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में तो कांग्रेस के होते हुए भी जो और दूसरे लोग थे, एक्टिविस्ट थे, वो ज़्यादा मजबूत विपक्ष साबित हुए। बिल्कुल सही कहते हैं। हालांकि कांग्रेस के लोग भी उसमें मतलब परोक्ष रूप से शामिल हुए थे उस मुद्दे पर, और बल्कि हमारे करण महाराज से भी उस समय बातचीत हुई थी। उन्होंने भी एक तरह से इसको कहा था कि इसको ये बड़ा गंभीर विषय है, होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब वो एक जनता में संदेश नहीं दे पाए कि वो इस मुद्दे पर चाह क्या रहे हैं। वो खुद मतलब भ्रमित नजर आए। तो मेरा मानना है फिर दूसरे में सरकार की तरफ से, जबकि सरकार अल्टीमेट ये गलती पूरे 23 साल में जो भी सरकारें हैं सबकी है, चाहे भू कानून की बात हो या मतलब मूल निवास की बात हो, सारी सरकारों की गलती है। लेकिन गले में तो पुष्कर सिंह धामी की आई, आखिर में सरकार उनकी जवाबदेही उनकी बनती है। तो धामी की तरफ से भी जिस तरह से रिएक्शन आए फटाफट उसमें दोनों चीज़ों को लेकर के, जैसे मूल निवास में उन्होंने तुरंत कमेटी गठित की, और इसमें भी मतलब ये अपना भू कानून में कमेटी गठित करने के साथ कृषि भूमि की खरीद पर तत्काल रोक लगाने का जो आदेश हुआ है, तो ये सारी चीज़ें अपने फेवर में वो कर लेंगे। सिलकारा उनके खिलाफ बहुत तेज़ी से जाने वाला मुद्दा था, लग रहा था कि मतलब गवर्नमेंट इससे डिफेम हो जाएगी और इसको ठीक से रेस्क्यू नहीं मिल पाएगा। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट इससे यहाँ पर क्या थी, एक तरह से फैसिलिटी प्रोवाइडर की भूमिका में थी। गवर्नमेंट के स्तर से मेरा जो मानना है सिलकारा वाले मामले में सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइडर, आपको मशीन कौन सी चाहिए हम उपलब्ध कराएंगे, विशेषज्ञ कौन से हम लाएंगे, पूरे वर्ल्ड लेवल के भी एक्सपर्ट उसमें आए। उसके बाद जो रेस्क्यू की बात का रेस्क्यू है, उन्होंने पूरे उस घटनाक्रम को अपने फेवर में कर लिया। सिलक्यारा के बाद पुष्कर सिंह धामी का प्रभाव बढ़ गया, बढ़ा, निश्चित रूप से बढ़ा है। और वो लग भी रहा है कि उत्तरकाशी की भीड़ ये बता रही है, जिस उत्तरकाशी में लग रहा था कि विरोध होगा, उसी उत्तरकाशी में वो टनल बन रही है। वहीं पर अगर पुष्कर सिंह धामी की रोड शो में हजारों हजार लोग उमड़ आते हैं, अपेक्षा से विपक्ष, मैं समझता हूँ विपक्ष भी उस भीड़ को देख कर हतप्रभ रह गया। तो इसका साफ संदेश है कि आज की तारीख में बीजेपी का पलड़ा भारी है। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी वरिष्ठ पत्रकारों को जिन्होंने हमें समय दिया। उसके साथ साथ ये माना जा रहा है कि भाजपा इस समय भारी दिख रही है, और 2024 में अगर कांग्रेस अपनी रणनीति नहीं बदलती है तो भाजपा दोबारा से केंद्र में आएगी और उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें भाजपा जीत सकती है। देहरादून से अंकित शर्मा, न्यूज़ तक के लिए।